हमारे आसपास के पदार्थ, इस पार्ट को पढ़ेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब पदार्थ किसको कहेंगे? हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हो उसे पदार्थ कहते हैं। यानी हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ से मिलकर के बनी हुई होती। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हुई हो उसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ। कौन कौन सी वस्तुएं हैं? कौन कौन सी वस्तु ऐसी होती है जो पदार्थ से बनी? यानी सभी वस्तुएं। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पेन, पेन है, पेंसिल है, कागज है, पशु, पक्षी, टेबल, जल, रेत, सजीव, निर्जीव, सभी वस्तुएं पदार्थ होती हैं। सभी वस्तुएं क्या होती हैं? पदार्थ। अब पदार्थ का एक द्रव्यमान होता है, पदार्थ का द्रव्यमान होता है और पदार्थ का आयतन होता है। ये दो बातें मुख्य याद रखनी। पदार्थ का द्रव्यमान होता है और पदार्थ का आयतन होता है। यानी पदार्थ जो होती है स्थान घेरती है। जैसे मैं बात करूं, या मैंने ये रखा तो इसने इतना स्थान घेर लिया। कोई भी, जैसे पानी होता है, पानी को आप गिलास में लोगे तो आकार भले गिलास का बना लेकिन वो स्थान तो घेरता है। कटोरी में डालोगे तो कटोरी में भी स्थान घेरेगा। तो स्थान घेरती है। आयतन का मतलब स्थान का घेरना, वो आयतन है। तो ये पदार्थ था। अब भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 तत्वों में वर्गीकृत किया है। भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच तत्व। ये पंच तत्व कौन से हैं? कौन कौन से हैं? जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये 5 तत्व हैं जिनको पंच तत्व कहते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये 5 तत्व हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 और 5। संसार की सभी वस्तुएं इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। भले वो सजीव हो या भले वो निर्जीव हो। सजीव और निर्जीव सब वस्तुएं इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई होती है। और जब वो नष्ट होते हैं तो ये 5 तत्व वापस प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। इस बात का समर्थन यूनान के दार्शनिकों ने भी किए। यूनान के दार्शनिकों ने भारतीय दार्शनिकों के इस मत का समर्थन किया था। अब देखो, आधुनिक वैज्ञानिकों ने भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों। किसके आधार पर? भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर।
आधुनिक वैज्ञानिकों ने भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा। इस अध्याय में हम पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। रासायनिक गुण जो है उसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो हम भौतिक आधार पर पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो पढ़ते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। हेडिंग क्या है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थ किससे बना हुआ होता है। पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कणों से। अब देखो पदार्थ के बारे में पहले दो मत थे। कितने मत थे? दो। इन दो बातें प्रचलित थी। दो बातें प्रचलित थी। कौन कौन सी? पदार्थ के बारे में पहला मत जो था, यानी प्रथम मत था, वो कहता था कि पदार्थ पदार्थ जो है वो लकड़ी की तरह सतत है। ऐसा मतलब मान लीजिए लकड़ी है तो लगातार बना हुआ है, सतत बना हुआ है, ऐसा मानते थे। दूसरा जो मत था, दूसरा मत कहता था कि पदार्थ कण कण है। पदार्थ क्या है? कण। यानी पदार्थ कणों से मिलकर के बनता है। ये दो मत थे, ये फर्स्ट मत और ये सेकंड मत। यानी दो मत थे। पहला मत कहता था पदार्थ लकड़ी की तरह बना हुआ है, यानी लगातार है, सतत है, जुड़ा हुआ है। और दूसरा मत कहता है पदार्थ कणों की तरह है, यानी रेत के कणों की तरह कह सकते, जल के कणों की तरह कह सकते, यानी किसी प्रकार के कणों की तरह बना हुआ है, ऐसा कहते। अब हम इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। एक क्रियाकलाप करते हैं, उसके द्वारा समझते हैं कि पदार्थ किसके द्वारा बना हुआ है, किसका बना हुआ है। इसके लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं। एक क्रियाकलाप करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? हमने एक बीकर लिया या गिलास लिया, कुछ भी लिया। इस बीकर में, इस बीकर को जल से आधा भर लिया, यानी बीकर पूरा 100 ml का है, तो हमने इसको आधा जल से भर दिया और मार्क लगा दिया, यानी कि हमने इतना जल भराया था, चिन्हित कर दिया। हमने 100 ml का बीकर है, इसको आधा जल से भर दिया है। अब मैं लिख देता हूं इसमें जल है, जल। अब इस बीकर के अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाला, या फिर कह सकते हैं शक्कर डाली। ये मैंने नमक डाला 1 चम्मच। इस आधे भरे हुए बीकर, पानी से आधे भरे हुए बीकर में मैंने नमक डाला। अब नमक डाल करके कांच की रॉड से मैंने इसको हिलाया,
हिलाया तो ये नमक के जो कण थे ये यहां बैठ गए। नमक डाल करके हिलाने से ये, पहले तो आप ऐसा कह सकते हैं नमक के कण यहां थे, ऐसे नीचे पेंदे में आ गए। फिर इसको हिलाने पर रॉड की सहायता से हमने इसको हिलाया तो क्या हो गया, ये नमक के कण जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें समायोजित हो गई। यानी कि आधे भरे बीकर के अंदर, आधे भरे जल के बीकर के अंदर जब नमक डाला तो वो नमक जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसके रिक्त स्थानों में ये समायोजित हो गए। इतने सूक्ष्म कण होते। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। हम कह सकते हैं पदार्थ कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसको आप डायग्राम बनाइए, इसको अपने नोटबुक में इसको लिखिए। ये तो एक बात होगी। दूसरा पॉइंट है इसका कि पदार्थ के यानी कि पदार्थ के ये कण, यानी पदार्थ कणों से मिलकर बना है, लेकिन पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, कितने सूक्ष्म होते हैं, ये बात है। अब देखो, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने सूक्ष्म होते हैं। अब इसको हम लोग एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। देखो, हम लोग इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। हम लोग एक बीकर लेते हैं और उस बीकर के अंदर 100 ml पानी भर लेते हैं। ये बीकर लिया और इसके अंदर मैंने इस बीकर में मैंने 100 ml पानी भर दी। अब मैं क्या करूंगा, इस बीकर के अंदर मैं इस बीकर के अंदर में एक या दो क्रिस्टल के MnO4 के डाल दूंगा। पोटेशियम पर मैग्नेट के डाल दूंगा। किसके डाल दूंगा? पोटेशियम पर मैग्नेट के दो क्रिस्टल डाल दूंगा। दो क्रिस्टल डाल दूंगा पोटेशियम पर मैग्नेट। अब पोटेशियम पर मैग्नेट के जब क्रिस्टल डाला
और उसको कांच की रॉड से हिलाया तो विलियन बन गया। क्या बन गया? विलियन। ये विलियन बन गया। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट के जब क्रिस्टल जल में घुल गए तो रंगीन कलर हो गया, यानी लाल रंग हो गया। कैसा हो गया? लाल। और गाढ़ा लाल था, गहरा लाल था जिसको कह सकते हैं, ये बन गई। अब मैंने क्या किया, ये भी 100 ml है, ये भी 100 ml और ये भी 100 ml। अब मैंने क्या किया, ये जो विलियन बना है इस विलियन में से 10 ml, इस विलियन में से 10 ml विलियन निकाल दिया परख नली के अंदर। कितना निकाला? 10 ml, 10 ml, 10 ml विलियन को मैंने इसमें से निकाल दी। अब मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, इसमें 90 ml पानी लिया। कितना लिया? 90 ml पानी। 90 ml पानी के अंदर मैंने 10 ml इस विलियन को डाल दिया तो वापस विलियन कितना बन गया? 100 ml। 90 ml जल और 10 ml ये विलियन डाला, 100 ml बन गए। अब भी इसका रंग लाल है, रंगीन है। अब वापस मैंने क्या किया, इसमें से 10 ml वापस निकाल दिया, एक परख नली के द्वारा 10 ml निकाल दिया। दस ml को निकाल दिया। अब मैंने वापस 90 ml पानी लिया, नब्बे ml पानी लिया और 10 ml इसको वापस मैंने इसके अंदर मिला दिया। अब भी ये विलियन है, ये वापस 100 ml है। अब भी इसका कलर जो है वो रंगीन है, यानी इस विलियन का रंग जो है वो रंगीन है, लाल रंग अभी भी आ रहा है। ऐसा मैं लगभग 5-6 बार करता हूं, 5-6 बार ऐसा करता हूं, या 7-8 बार भी कर सकते हैं। मैंने इसको बार बार तनुकृत किया, बार बार पतला किया, उसके बाद भी इसका रंग लाल प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 के केवल एक क्रिस्टल में भी बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। यानी पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी इतने सूक्ष्म कण होते हैं। तो इस प्रकार का ये, इसको हम लोग 2 ml, यानी इसको पोटेशियम परमैंगनेट की जगह में 2 ml डिटॉल, 2 ml डिटॉल लेकर के भी कर सकता हूं। कैसे? 2 ml डिटॉल को इसके अंदर डाला, अब इसकी सुगंध तेज आएगी। फिर इसमें से 10 ml विलियन निकाल करके इस पानी में डाल दिया, इसमें भी सुगंध आएगी। इसके 10 ml को निकाल करके 90 ml पानी में डाल दिया, फिर 10 ml निकाल करके 90 ml पानी में डाल दिया, तो यहां तक भी सुगंध आ रही है। और आगे करेंगे तो और आगे भी सुगंध आती जाएगी। यानी कि बार बार तनुकृत करने के बाद भी डिटॉल की सुगंध प्राप्त हो रही। इसका मतलब कण जो होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, विभाजित होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं। अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जब कणों को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये आप लोग डायग्राम बनाइए। अब देखो अगला टॉपिक है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण।
पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। नई हेडिंग पढ़ते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी पदार्थ के कणों के गुण क्या होते हैं, क्या गुणधर्म वो रखते हैं। पहली बात, 1 नंबर पढ़ते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, मानते हैं। जब हमने 1 नंबर क्रियाकलाप किया था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब पानी के अंदर नमक डालते हैं या शक्कर डालते हैं तो वो पानी के कणों के बीच में समायोजित हो जाती है, या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालते हैं तो वो भी पानी के कणों के बीच में समायोजित हो जाते हैं। इसका मतलब पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। दूसरी बात, पदार्थ के कण पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, गति करते हैं। कैसे? इसे हम कुछ क्रियाकलाप करके पढ़ते हैं। पदार्थ के कणों में गति कैसे पाई जाती है। 1 नंबर पहला क्रियाकलाप करते हैं। अब देखो हम लोगों को क्या करना है, एक तो बिना जली हुई अगरबत्ती, बिना जली हुई अगरबत्ती, हमने क्या किया, एक बिना जली हुई अगरबत्ती ली और उसको हमारी क्लासरूम के अंदर, कक्षा के अंदर अंत में रख दिया, लास्ट के अंदर कोई अलमारी के लास्ट के अंदर कोई स्थान पर रख दिया। अब हम लोग उसकी सुगंध लेने का प्रयास करो। हम लोग उसके बहुत नजदीक जाएंगे तो भी हमको बहुत कम सुगंध आएगी, उसकी सुगंध नहीं आएगी इतनी, बिना जली हुई अगरबत्ती की सुगंध नहीं आएगी। अब हमने क्या किया, इसकी कम सुगंध आएगी या नहीं आएगी, ऐसा होता है। अब हमने क्या कर दिया, इस अगरबत्ती को जला दिया, जली हुई अगरबत्ती। जली हुई अगरबत्ती थी, उसकी दूर से हम दूर खड़े हैं तो भी हमारे को क्या आ रही है, सुगंध आ रही है, आराम से आ रही है। चमेली की है, मोगरा की है, चंपा की है, किसकी बनी हुई है, उसकी हमारे को क्या आ रही है, सुगंध आ रही है। ऐसा क्यों हुआ, इसमें नहीं आ रही है, कम आ रही है, और इससे बहुत अधिक आ रही है, दूर से भी आ रही है, ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है कि पदार्थ के, देखो पदार्थ के कणों में गति पाई जाती है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, लेकिन तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, और जब गतिज ऊर्जा तेज हुई, पदार्थ भी के कण भी तेजी से विस्तृत होते हैं। इसी कारण से जली हुई अगरबत्ती या जलती हुई अगरबत्ती जो होती है, उससे हमको सुगंध आती है। तो क्या होता है, पदार्थ के कणों में गतिज
ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो पदार्थ के कण भी तेज गति से फैलेंगे। इसको हम एक और क्रियाकलाप द्वारा पढ़ते हैं। ये तो क्रियाकलाप था पहला। अब एक और सेकेंड क्रियाकलाप, दूसरा क्रियाकलाप पढ़ते हैं। अब देखो हमने क्या किया, हमने 2 बीकर लिए। हमने पानी से भरे हुए 2 बीकर लिए, पानी भर दिया। यानी जल से भरे हुए, जल से आधे भरे हुए या भरे हुए कह सकते हैं। हमने 2 बीकर लिए। अब एक बीकर में तो हम लोग क्या डाल रहे हैं, स्याही डाल रहे हैं। यानी हमने हरे रंग की ग्रीन स्याही डाल दी। जैसे ही हमने स्याही डाली, यानी हम इसको हिलाते नहीं, ऐसे ही रख देते। जैसे ही हमने स्याही डाली तो ये पूरा पानी जो था ये ग्रीन हो गया। यानी बहुत कम समय के अंदर पूरी स्याही इसके अंदर फैल गई। दूसरे के अंदर हमने क्या किया, शहद डाला। शहद की बूंद, यानी जल्दी से देखा तो शहद की बूंद जा डाली, वहीं पड़ी हुई। स्याही डालते ही पूरे पानी में फैल गई और शहद जो था एक किनारे है। ऐसा क्यों होता है? अब देखो, स्याही के कण अधिक तेजी से फैल गए, जबकि शहद के कण अधिक तेजी से नहीं फैले। क्यों? क्योंकि स्याही के कणों में विसरण अधिक हो रहा है, इसके कणों में विसरण कम हो रहा है। दूसरी बात, स्याही अत्यधिक तनु थी, शहद जो था वो क्या था, सांद्र था, गाढ़ा था, तो उसको फैलने में थोड़ा समय लगा। अब एक और क्रियाकलाप पढ़ते हैं, तीसरा क्रियाकलाप पढ़ते हैं। तीसरा क्रियाकलाप, 3 नंबर क्रियाकलाप पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते थे, वैसे ही 2 बीकर लेते हैं पानी से भरे हुए। हमने पानी से भरे हुए 2 बीकर लिए। अब देखो, इसमें ध्यान रखना है, ये गर्म पानी है और ये ठंडा पानी। ये गर्म पानी से भरा हुआ बीकर और ये ठंडे पानी से भरा हुआ बीकर है। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें या तो मैं डालूंगा KMnO4 या फिर डाल दो इसमें CuSO4, या तो पोटेशियम पर मैंगनेट डाल दो या फिर कॉपर सल्फेट डाल दो। दोनों में से कोई एक डालना, दोनों नहीं डालने। या तो ये डालो या फिर ये डालो। इसमें भी भाई, या तो फिर इसमें भी KMnO4 डाल दो या फिर CuSO4 डाल दो। दोनों के अंदर डाल दिया। ये गर्म पानी है और ये ठंडा पानी है, हिलाएंगे नहीं,
दोनों को कुछ डाल करके कुछ समय के लिए इन दोनों को रख देते हैं। थोड़े समय बाद प्रेक्षण लीजिए, इनको देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। अब इनको हम लोग देखेंगे तो यानी कि हमने KMnO4 डाला है तो थोड़े ही समय के अंदर ये पूरा जल जो था ये रंगीन हो जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। ऐसा क्यों? यानी कि ये तुरंत या जल्दी से KMnO4 इसमें घुल जाएगा, अपने आप घुलित हो जाएगा, जबकि ये धीरे धीरे होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये गर्म पानी है, ये तापमान वाला पानी है, तो तापमान के बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यानी कि तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए कण अंतर्मिश्रित भी जल्दी होते हैं, कणों में गति अपने आप आ जाती है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों में निरंतर गतिशीलता पाई जाती है, यानी पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं और वह तापमान बढ़ने पर ज्यादा हो जाती है। अब देखो दो अलग अलग पदार्थों का आपस में अंत मिश्रित होना क्या कहलाएगा? विसरण। इसको मैं लिख देता हूं, दो अलग अलग पदार्थों का आपस में अंत मिश्रित होना विसरण कहलाता है। अब देखो तापमान का इस विसरण पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? तापमान का विसरण पर क्या प्रभाव है? तापमान बढ़ेगा तो विसरण की दर भी बढ़ जाती है, तापमान कम होने पर विसरण की दर भी कम होती है। जैसे देखो हमारे पास एक कटोरी में आइसक्रीम है और एक कटोरी में हलवा है, एक कटोरी में आइसक्रीम है और एक कटोरी में गर्म हलवा है। अब आप लोग क्लास में देखिए, कोई भैया आइसक्रीम खा रहा है, आपके पास में बैठा हुआ खा रहा है, उल्टा घूम के खा रहा है, तो आपको सुगंध नहीं आएगी उसकी। और कोई पास वाले कमरे में, आपके पास नहीं बैठा, पास वाले कमरे में भी हलवा खा रहा है तो उसकी सुगंध आ जाएगी। गर्म हलवा होना चाहिए, यानी कि रसोई में बनने वाले हम लोग रसोई में जाने से पहले ही रसोई में क्या बन रहा है उसकी सुगंध हम तक आ जाती। क्यों? क्योंकि तापमान है और तापमान विसरण की दर को बढ़ाता है, इसीलिए तापमान के बढ़ने पर विसरण की दर बढ़ जाती है, तापमान के कम होने पर विसरण की दर कम होती जाती है। तो ये तीन क्रियाकलाप हमने पढ़े, किसके संबंध में? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब तीसरी बात, यानी पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणों का तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे? यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है, पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है। जो पदार्थ के कणों में अलग अलग सामर्थ्य या क्षमता का होता है और अलग अलग सामर्थ्य है, तो पदार्थ के कणों को अलग अलग प्रकार से बांधे रखता है, आकर्षित किए हुए रखता है। इसको भी हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझ सकते हैं। देखो कैसे? हमने क्या किया, एक तो लोहा लिया, एक हमने चौक ली, लोहा लिया, चौक ली और रबर बैंड लिया। इन तीनों के लिए लोहा, चौक और रबर बैंड, इनको हथौड़े से, इन तीनों को
हथौड़े से हमने क्या किया, इसको पीटते हैं, भंगूर करते हैं, खींचते हैं या तोड़ते हैं इनको, तो सबसे पहले कौन टूटता है या सबसे बाद में कौन टूटता है और क्यों? अब देखो, इन तीनों को जब पीटेंगे या खींचेंगे, तोड़ेंगे, तो लोहा सबसे अंत में टूटता है। क्यों? क्योंकि लोहे के अंदर वह बल, प्रबल है। लोहे के कण जो होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, इस कारण से लोहा सबसे अंत में टूटता है। एक हम ऐसे और देख सकते हैं, जैसे देखो, हमने जैसे ही पानी का नल स्टार्ट किया और नीचे अंगुली लगा दी, कोई भी पानी का नल स्टार्ट किया है हमने और उसके नीचे पानी का नल स्टार्ट करके इसके नीचे हमने क्या किया, हमारी अंगुली ले गई, ठीक है ना। हम लोग पानी का नल स्टार्ट करके उसके नीचे अंगुली ले गए, तो क्या वो पानी की धार हमारे अंगुली को काटती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके कणों के बीच में ज्यादा प्रबल आकर्षण बल नहीं होता, होता है ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसलिए ये तरल होता है और पानी अंगुली को नहीं काट पाता। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्योंकि इनके बीच में यानी पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है और अलग अलग पदार्थों के अंदर इसकी सामर्थ्य अलग अलग होती है। तो आज इतना ही, इसे उतार लीजिए, याद कर दीजिए। अगले टॉपिक्स के अंदर हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे।